बड़ी खबरों में आज बात होगी बिहार में फ्री बिजली का तोहफा। क्या तोहफा साबित होगा नीतीश कुमार के लिए या फिर यह चुनावी स्टंट है? क्योंकि फ्री बी के खिलाफ लगातार नीतीश कुमार पहले बोलते आए और अब अपने ही राज्य में अरविंद केजरीवाल के फॉर्मूले को लागू करना चाह रहे हैं। दूसरी खबर में बात होगी उड़ीसा बंद को लेकर के। विपक्षी दलों ने उड़ीसा में बंद का ऐलान किया। बंद का कितना असर देखने को मिला, क्या कुछ हुआ और क्यों यह बंद आयोजित करवाया गया, इस पर भी बारीकी से बात करेंगे। तो बड़ी खबरों में इन दोनों खबरों पर आज बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का फ्री बिजली का ऐलान और इसका विश्लेषण हम करेंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा चुनावी दांव खेला है। ये दांव क्या खेला है, अब वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है नीतीश कुमार की तरफ से। लगभग 1,67,00,000 परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। यह घोषणा जुलाई महीने के बिल से ही प्रभावी हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन का भी लक्ष्य रखा है, जिसमें गरीब परिवारों को मुफ्त सौर संयंत्र भी दिए जाएंगे। तो यह स्कीम है फ्री बिजली को लेकर के, जो नीतीश कुमार ने घोषित किया है। 125 यूनिट बिजली गरीब परिवारों को, 125 यूनिट बिजली बिहार की जनता को फ्री देने का। क्या इससे लाभ होगा वो हमने आपको बताया। फ्री बिजली एक चुनावी मुद्दा है। किन किन राज्यों में यह फ्री बिजली का मुद्दा इससे पहले आपने देखा होगा, वो भी अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि भारत में फ्री बिजली एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बन चुका है और कई राज्यों में राजनीतिक दलों के द्वारा इसका वादा किया गया, इस पर क्रियान्वयन भी किया गया। अब कुछ प्रमुख राज्य जहां चुनावी मुद्दा रहा और वर्तमान में भी मुफ्त बिजली की योजनाएं चल रही है, वो इस तरह से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देकर के सत्ता हासिल की और यह मॉडल काफी सफल भी रहा। यहां आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने, सरकार ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया और इसे लागू भी किया। पंजाब की ये बात कर रहा हूं। और कौन कौन से राज्य है जहां पर मुफ्त बिजली एक बड़ा मुद्दा बनी? राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 100 यूनिट बिजली तक मुफ्त देने की घोषणा की थी चुनाव के दौरान, और उसके बाद इस पर काम भी शुरू किया। इसके अलावा अगला राज्य आता है कर्नाटक। हाल ही में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया और सत्ता में आने के बाद इसे गृह ज्योति योजना के तहत लागू भी किया, यानी कि यहां पर भी यह फॉर्मूला देखा गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी 125 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जा रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है और किसानों को 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, और छत्तीसगढ़ बिहार में ज्यादा अंतर नहीं है, अगल बगल के राज्य हैं, इसलिए बिहार में भी नीतीश कुमार ये फॉर्मूला अपना रहे हैं। अगली बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में सैलून, लॉन्ड्री और धोबी घाटों को 250 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। यह प्रावधान वहां पर भी किया गया है। इसके अलावा दक्षिण भारत का एक और राज्य है तमिलनाडु, जहां पर पावरलूम कर्मचारियों को 1000 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है। ये वो राज्य है जहां पर फ्री बिजली देखी गई है। फ्री बिजली का मुद्दा चुनाव में भी हावी रहा और उसके बाद राज्य में जो सरकारें बनी उन्होंने इस फ्री बिजली के मुद्दे पर काम भी किया। नीतीश कुमार का फ्री बिजली पर पहले स्टैंड क्या था और अब स्टैंड क्या है, इसमें भी जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। क्योंकि बिहार में आप जानते हैं विधानसभा के चुनाव है। पहले नीतीश कुमार और उनकी पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा रही है, अक्सर मुफ्त बिजली जैसी फ्री बीज यानी कि मुफ्त सुविधाओं की आलोचना किया करती थी। वो इस तरह की योजनाओं को राज्य के खजाने पर बोझ बताते थे, अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक मानते थे। खासकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के फ्रीबीज मॉडल की नीतीश कुमार सहित एनडीए के कई बड़े नेता आलोचना किया करते थे। बिहार में भी नीतीश कुमार यह कहते हुए पाए गए थे कि मुफ्त बिजली देना संभव ही नहीं है। यह आज से पहले की स्थिति थी, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार ने अपना रुख बदला है। 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है, जिसे केजरीवाल मॉडल को अपनाना भी माना जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जहां विपक्ष खासकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पहले से ही 200 यूनिट तक की मुफ्त बिजली देने का वादा कर चुके हैं। नीतीश कुमार के इस कदम से विपक्ष के अब जो चुनाव के संभावित हथियार थे उनको एक तरीके से स्लो करने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से। नीतीश कुमार का यह कदम एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव को भी दर्शा रहा है। पहले फ्री बीज के आलोचक रहे नीतीश कुमार ने अब इसे एक चुनावी हथियार के रूप में अपना लिया है। यह दिखाता है कि भारत की राजनीति में मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं कितनी प्रभावशाली हो गई हैं। इसका चुनावी लाभ कई राज्यों में मिला है। अब इस घोषणा से नीतीश कुमार को आगामी चुनाव में सीधा लाभ मिलने की उम्मीद भी है, खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच। यह मतदाताओं को सीधे आर्थिक राहत प्रदान करने वाला एक फैसला साबित हो सकता है। अब इस फैसले के पीछे विपक्ष का दबाव भी एक महत्वपूर्ण एंगल है।
तेजस्वी यादव के मुफ्त बिजली के वादे के दबाव में आकर के क्या यह फैसला लिया गया जिससे विपक्ष को इस मुद्दे पर बढ़त बनाने का मौका न मिल सके और नीतीश कुमार पहले ही बढ़त बना लें। अब 1,67,00,000 परिवारों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने से राज्य के खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा? एक बड़ा वित्तीय बोझ इस पर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भी रखा है जो भविष्य में बिजली उत्पादन लागत को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। अब इसमें नीतिगत बदलाव भी कुछ हो सकते हैं। यह फैसला नीतीश कुमार की पिछली नीतियों से हट करके है जहां वो बिजली दरों को कम करने या फिर बिजली आपूर्ति में सुधार करने पर अधिक ध्यान दिया करते थे, लेकिन अब उन चीजों पर ध्यान न दे करके बजाय उसके मुफ्त बिजली देने की बात कही जा रही है। यह दर्शाता है कि राजनीतिक मजबूरियां और चुनावी रणनीति अक्सर नीतिगत फैसलों पर हावी हो जाती है, जो हम बिहार में देख रहे हैं। अब इसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी कुछ पड़ सकता है। मुफ्त बिजली से जो निम्न आय वर्ग के परिवार है इनको काफी राहत मिल सकती है, जैसा बाकी राज्यों में भी मिलती है, जिससे उनकी मासिक बचत बढ़ेगी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार का यह ऐलान बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यह न केवल उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है बल्कि देश में फ्री बीज की राजनीति को और उसके बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाता है। यह बिहार का पूरा हिसाब किताब है जहां पर फ्री बिजली देने का वादा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। समृद्ध मिश्रा के पास चलेंगे न्यूज रूम से। हमारे साथ समृद्ध मिश्रा इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। समृद्ध मिश्रा से बातचीत करेंगे। समृद्ध, केजरीवाल को लेकर के और फ्री बीज मॉडल को लेकर के अक्सर उसके आलोचक रहे नीतीश कुमार, उनका गठबंधन पूरा भाजपा भी इसमें शामिल है। हालांकि मुफ्त राशन दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, वो बात एक अलग इसमें कही जाती है, लेकिन अब यह लगता है कि चुनाव का दबाव इतना है या विपक्ष का दबाव इतना है, क्योंकि तेजस्वी भी कह चुके हैं कि हम भी फ्री बिजली देंगे। तो जब देश भर में फ्री बिजली बढ़ रही तो नीतीश कुमार भी इस फैसले की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल मॉडल को एडॉप्ट करना इसको कहेंगे या विपक्ष का दबाव कहेंगे, या फिर जो नीतिगत बात आप सोचते थे उसमें बदलाव आ जाता है जब परिस्थितियां आपको मजबूर कर देती है? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार की ओर से फैसला लिया गया कि देखिए हम जो है पूरे राज्य में तकरीबन 125 यूनिट जो है वो बिजली फ्री देंगे। ऐसे में देखिए सबसे पहले अगर किसी ने बिजली फ्री दी थी तो वो देखिए केजरीवाल ही थे। केजरीवाल ने दिल्ली राज्य में जो है अपने सरकार के अंदर जो है ये फैसला लिया था कि देखिए हम जो है 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब से आई उसने ये फैसला लिया। फिर देखते देखते और भी कुछ ऐसे राज्य थे, खासतौर पर इंडिया गठबंधन के जिन्होंने फैसला लिया। अब एनडीए गठबंधन जो खासतौर पर इस सब चीजों का सबसे बड़ा आलोचक रहा है, वो अगर ये फैसला ले रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज सोची जा सकती है कि क्या चुनाव नजदीक आ रहे हैं बिहार में, उसकी वजह से ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर खबरों की माने तो तकरीबन नवंबर के महीने में हो सकता है चुनाव आयोग जो है चुनाव करवा दे बिहार के अंदर। ऐसे में लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि देखिए फ्रीबीज और एक के बाद एक जो योजनाएं हैं वो बिहार के अंदर जो है नीतीश कुमार की ओर से दी जा रही हैं। वहीं बात करी जाए नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी जो है कहीं ना कहीं बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं। तो चुनाव के मुद्दे में फ्री बिजली का एंट्री होना कहीं ना कहीं कितना फायदा देगा ये तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे निकल के, आखिरकार कितना फायदा, आखिरकार जनता ने इस पर भरोसा दिखाया है कि नहीं दिखाया है, इसको अपनाया है कि नहीं दिखाया। खैर बहरहाल बात अगर बिहार की करी जाए खासतौर पर, क्योंकि देखिए 125 यूनिट तक जो है फ्री देने की बात यहाँ बिहार सरकार की ओर से करी गई है। अब देखिए आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्योंकि 1,67,00,000 परिवार जो हैं वो इस दायरे में आएंगे जिनको इसका सीधा लाभ मिलेगा, जैसे सरकार कह रही है। तो 1,67,00,000 परिवारों के हिसाब से अगर देखा जाए मौजूदा वक्त में जो बिहार की पर यूनिट की जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 7.5 रुपए चल रहा है। 7.5 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 7.5 को अगर हम गुणा करेंगे देखिए तकरीबन 125 से, तो तकरीबन 900 से 950 रुपए बैठता है। यानी कि एक परिवार को अगर 125 यूनिट फ्री मिल रहा है तो उसको तकरीबन 950 रुपए तक का जो है कहीं ना कहीं बिजली में फायदा देखने को मिल सकता है बिजली के बिल में। यानी कि कहीं ना कहीं फ्री बिजली जो है वो 950 रुपए तक जो है एक परिवार के ऊपर जो है सरकार खर्च कर रही है। ऐसे में अगर उसको 1,67,00,000 से गुणा करा जाए तो तकरीबन ये पूरा आंकड़ा साल का 1500 करोड़ बैठता है। तो देखिए 1500 करोड़ जो है सरकार यहाँ पर खर्च करने की बात कर रही है इन सब चीजों के माध्यम से, और ये कह रही है कि देखिए भले ही हम सूर्य ऊर्जा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्री बिजली की बात करी जाए तो तकरीबन 1500 करोड़ की जो लागत है वो सरकार को एक साल के भीतर पड़ सकती है, अगर 1,67,00,000 परिवार अगर इसके डायरेक्ट उपभोक्ता हैं, कहीं ना कहीं अगर इसके डायरेक्ट उस श्रेणी में आ रहे हैं जहां इनको बात यही है जो आपने बताया 1500 करोड़ अगर एक साल में, ये सीधा दबाव राजकोष पर पड़ेगा, सरकार के खजाने पर पड़ेगा। नीतीश कुमार इसी बात को दोहराया करते थे जब पंजाब के चुनाव होते थे, दिल्ली के चुनाव होते थे कि भाई ये फ्री की चीजों को देना बंद कीजिए, इससे राजकोष पर असर पड़ता है। लेकिन अब लगता है कि नीतीश कुमार इस फॉर्मूले को पसंद करने लगे हैं कि अगर 1500 करोड़ का आप पे असर भी पड़ रहा है लेकिन मजबूरियां ऐसी हो गई हैं कि आपको जनता को रिझाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे।
देखिए नीतीश कुमार ने पहले जो है इनकार किया था कि देखिए फ्री बिजली वाली जो बातें हैं वो सब झूठी हैं, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि देखिए फ्री बिजली की जो बात है बिल्कुल सही है। तो पहले तो वो मना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि देखिए फ्री बिजली जो हम सरकार की ओर से देंगे सभी रोगी को। ऐसे ऐसे में ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं देखिए जो पूरा जो कोष है, यानी कि जो पूरी ट्रेजरी है सरकार की, उसके ऊपर कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा, क्योंकि 1500 करोड़ देखिए कोई छोटी रकम नहीं होती, और उसमें एक साल में अगर 1500 करोड़ फ्री बिजली के नाम पर अगर सरकार दे रही है, तो इसमें जो बातें पहले करती थी इंडिया की सरकारें और इंडिया के गठबंधन के तमाम इंडिया की जितनी भी पार्टी हैं और नेता हैं, वो ये बात कहते थे कि देखिए सरकार के खजाने को आप बेफालतू में खर्च मत करिए। ये जो बातें हैं ये आम आदमी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी के ऊपर और खासतौर पर केजरीवाल के लिए जो है कही जाती थी बीजेपी और एनडीए के नेताओं के द्वारा। अब वही चीज घूम फिर के सामने वही आ रही है कि देखिए क्या अब आप जो 1500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे सालाना, क्या वो भी वही चीज है जो आम आदमी पार्टी कर रही थी? आखिरकार चीज तो वही है। ऐसे में फिर कहां तक ये बातें सही हैं कि आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे थे, आखिरकार आप भी तो उसी सिलसिले में रहे, आप भी उसी दायरे में आ रहे हैं कहीं ना कहीं। और देखिए सूर्य ऊर्जा को बढ़ाने की यहाँ बात कही जा रही है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात वही है कि बिहार में एक के बाद एक चुनाव से पहले जो है नीतियां लाई जा रही हैं ताकि किसी न किसी रूप में आने वाले चुनावों में फायदा देखने को मिल सके। बिल्कुल, और ये बताता है कि बिहार में स्थिति इस समय क्या है और चुनाव कितना रोचक होने वाला है, क्योंकि दबाव काफी ज्यादा है जनता का भी, और एक लंबे समय से सत्ता में एनडीए का जो गठबंधन है, नीतीश कुमार का एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो सकता है इस बार देखने को मिले। यही वजह है कि इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया समृद्ध। तो समृद्ध मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे न्यूज रूम से। स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो फैसले ले रहे हैं, कई तरह के नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं, और इन फैसलों में जो बातें खुल करके सामने आ रही हैं वो ये बताती है कि बिहार में 125 यूनिट बिजली अगर सरकार फ्री देगी, तो जैसा कि हमारे सहयोगी समृद्ध ने भी बताया कि इससे लगभग 1500 करोड़ का एक बोझ जो है वो सरकारी खजाने पर पड़ेगा। और इस सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ की दुहाई जो है नीतीश कुमार इससे पहले कई बार देते आए हैं, लेकिन अब स्थितियां बिहार में ऐसी हो चुकी है कि तमाम तरह के फैसले लिए जाने चुनाव से पहले, और जो केजरीवाल का जो मॉडल जिसको फेल बताया करते थे उसको अपनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि यह फ्री बिजली का जो मुद्दा है यह बिहार की राजनीति में कितना इंपैक्ट डालता है। क्या हर कोई अब फ्री बिजली की तरफ या फिर फ्री वीज की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, जिसमें फ्री में सुविधाएं देने की घोषणाएं और वादे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किए जाते हैं। तो राजकोषीय घाटा इससे कितना पड़ेगा, ये तमाम चीजें हैं जिन पर अब नजरें रहेंगी। बहरहाल अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है उड़ीसा से जुड़ी हुई। उड़ीसा में बंद का ऐलान किया गया। उड़ीसा में 17 जुलाई यानी कि आज के दिन 2025 को विपक्षी दलों के द्वारा राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया। यह बंद बालासोर के फकीर मोहन ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज की एक 20 वर्षीय छात्रा की मौत के विरोध में बुलाया गया, जिसने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और उस पर कोई कार्रवाई न होने के कारण आत्मदाह का प्रयास किया था। छात्रा की बाद में एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज की 20 वर्षीय छात्रा की यह मौत का मामला है। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा बता देते हैं। यौन उत्पीड़न और उसके बाद कॉलेज प्रशासन की निष्क्रियता पर आरोप लगे थे, निष्क्रियता के आरोप लगे थे कॉलेज प्रशासन के ऊपर। इससे छात्रा परेशान थी, यह कहा गया, और इससे परेशान होकर के छात्रा ने आत्मदाह कर लिया था, यह बताया गया। और आत्मदाह करने के बाद इस छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कॉलेज के ही एचओडी पर यह यौन उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। और इसके अलावा जो कॉलेज के छात्र थे वो भी इस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रा की आत्महत्या के बाद उड़ीसा में बवाल जैसी स्थितियां देखने को मिली थी। इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है विपक्ष, और उसके लिए न्याय की मांग कर रहा है। अब प्रदर्शनकारी घटना की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। वो राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन पर इस मामले में निष्क्रियता का आरोप लगाया गया कि वो एकदम से निष्क्रिय रहे जब ये शिकायतें की गई। प्रदर्शनकारी राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहतर उपायों की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा ये पूरा मामला क्या है वो मैंने आपको बताया कि बालासोर के जो फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज की छात्रा है, 20 वर्षीय छात्रा, उसकी मौत का ये मामला था, पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना रहा। ये एक अत्यंत दुखद घटना भी है, और यौन उत्पीड़न, उसके बाद कॉलेज प्रशासन की निष्क्रियता, उनका नजरअंदाज करना, यह सब कुछ आत्मदाह का कारण बना। जो छात्रा है वो बीएड के द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। उसने अपने कॉलेज के ही शिक्षा विभाग के एचओडी समीर कुमार साहू पर लंबे समय से यौन उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। छात्रा ने इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य दिलीप घोष को औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई थी और कई बार उनसे मदद की गुहार भी लगाई थी। हालांकि छात्रा के अनुसार उसकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसे न्याय नहीं मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति ने आरोपी प्रोफेसर को क्लीन चिट भी दे दी, जिससे छात्रा और अधिक निराश हो गई। और इसके बाद छात्रा ने यह भी बताया, कथित तौर पर यह बताया गया कि एचओडी उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता था और इनकार करने पर उसे फेल करने की धमकी भी दे रहा था।
कॉलेज प्रशासन की निष्क्रियता और न्याय न मिलने से निराश होकर के 12 जुलाई 2025 को कॉलेज परिसर में ही छात्रा ने खुद को आग लगा दी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसने ये कदम प्रिंसिपल के कार्यालय के बाहर उठाया। यह भी कहा गया गंभीर रूप से झुलसी हुई छात्रा को तुरंत बालासोर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बाद में बेहतर इलाज के लिए भुवनेश्वर के एम्स में रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार वो 90 से 95% तक जल चुकी थी और उसके फेफड़े, किडनी और दिल भी प्रभावित हुए थे। 3 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद सोमवार 14 जुलाई को रात करीब 11:46 पर भुवनेश्वर के अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। छात्रा ने अपने बयानों में बताया था कि उसने इस बारे में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, महिला आयोग और जिला पुलिस को भी सूचित किया था। घटना के बाद की कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिक्रिया बड़ी खतरनाक रही। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी एचओडी समीर कुमार साहू और कॉलेज के प्रिंसिपल यानी कि प्राचार्य दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लिया था। प्राचार्य ने कथित तौर पर यह स्वीकार किया था कि छात्रा उसके पास शिकायत लेकर के आई थी और उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की थी। लेकिन क्या समझाना एक रास्ता हो सकता था? पहला सवाल। छात्रा की मौत के बाद ओडिशा में व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक प्रमुख हैं, इन्होंने 17 जुलाई 2025 को ओडिशा बंद का आह्वान किया, यानी कि आज के दिन इस बंद का भी असर देखने को मिला। इस घटना को लेकर के राज्य में राजनीतिक संग्राम भी छिड़ गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मौत को बीजेपी के सिस्टम के द्वारा की गई हत्या बताया, जबकि सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं उसको लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेडी भी इस घटना की निंदा कर रही है, न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी बीजेडी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर जो पुलिस बल का प्रयोग किया गया, जो तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये पुरानी तस्वीरें, इसकी निंदा की थी। अब छात्रा के परिवार ने मुआवजे या फिर पैसे से इनकार करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की है। तो ये पूरा घटनाक्रम है जिसके बैकग्राउंड में आज उड़ीसा में बंद का ऐलान किया गया। सीधे रुख करेंगे विजय लक्ष्मी का। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं विजय लक्ष्मी। एक छात्रा की मौत हो जाती है, आत्महत्या वो करती है, और उसके बाद जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला पूरे उड़ीसा में, और आज उस विरोध प्रदर्शन का ही असर है कि बंद का ऐलान विपक्षी पार्टियों ने किया। सबसे पहले तो ये बताइए कि बंद को लेकर के क्या अपडेट रहा, किस तरीके का असर देखने को मिला? विरोध प्रदर्शन, हिंसा और जो प्रदर्शन होता है प्रदर्शनकारियों के द्वारा, वो किस तरीके से? देखिए दिग्विजय, 12 घंटे बंद का ऐलान किया गया था। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का जो कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दल है उन्होंने बंद करने का ऐलान किया था, और ऐसे में ही जो प्रदर्शनकारी है वो ओडिशा में पहुंचे। वहां पर काफी तौर पर प्रदर्शन देखने को मिला। सुबह की हम बात करें तो सुबह जो माहौल था वो काफी शांत नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही दिन ढलता गया ऐसे में प्रदर्शनकारी जो है वो काफी उग्र होते हुए नजर आए। तस्वीरें भी आपने दिखाई थी। यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो कहीं ना कहीं पुलिस की भी उनसे झड़प हुई थी। यहाँ पर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो इतने उग्र थे कि वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि मामला ही इतना संगीन बना हुआ था। मजबूरन जो पुलिस जो वहां पे मौजूद थे और जो प्रदर्शनकारी वहां पे मौजूद थे, झड़प देखने को मिली। उन्होंने आंसू गैस के गोले बरसाए हैं, पानी की बौछार वहां पर की है। जो ये माहौल था काफी गर्मा गया था, क्योंकि जो ये पूरा माहौल बना हुआ है वो संवेदनशील ही है। जैसे कि जानकारी हमें मिली थी, फकीर मोहन ऑटोनॉमस का ये पूरी जो घटना है वो वहां पर हुई थी। सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी, बीएड की छात्रा, उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का उसने आरोप लगाया था एचओडी पर, और उसने प्रिंसिपल से भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई जो प्रिंसिपल है उन्होंने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया। मजबूरन जो छात्रा है उसने प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने ही सुसाइड करने की कोशिश की। उसे आनन फानन में भुवनेश्वर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर जो छात्रा है वो लड़ती रही, लेकिन इसके बावजूद जो छात्रा है उसकी मौत हो गई। और उसी के बाद से ही जो ये सियासी माहौल है वो काफी गर्माता हुआ साफ तौर पर नजर आया। इस बीच कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि जो बंद का ऐलान उन्होंने किया है, बंद का जो ऐलान है वो राजनीति से तो है ही नहीं। जो ये बंद का ऐलान किया गया है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, बेटियों की सुरक्षा के लिए है। जो छात्रा है उसने प्रिंसिपल से भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन प्रिंसिपल ने कोई कार्रवाई इस पे नहीं की। मजबूरन छात्रा को सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ा। उसके बाद से ही माहौल गर्म आया। कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी, विपक्षी जो पार्टी, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब है बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और इस दौरान जो मुख्यमंत्री है उन्होंने पीड़िता के परिवार को मुआवजे का ऐलान भी किया था, लेकिन सवाल दिग्विजय यहाँ पर मुआवजे का नहीं उठता है। सवाल उठता है यहाँ पर बेटियां कितनी सुरक्षित है। अगर वो अपने आप को सही महसूस नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ऐसे में जो ये प्रदर्शन है, ऐसे में जो जिस तरीके का माहौल उड़ीसा में बना हुआ है, ऐसे में ये उठना लाजमी है दिग्विजय। जी,
और सवाल एक ये भी है, क्योंकि आपने कहा जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर के ही एक तरीके से विपक्ष का कहना है कि ये पूरा मामला है। हम देख रहे हैं कि प्रशासन के ऊपर निष्क्रियता के जो आरोप लगे कि भाई समय से कॉलेज प्रशासन ने कुछ नहीं किया, जो स्थानीय प्रशासन था उसने कुछ नहीं किया, संज्ञान नहीं लिया। ये तो एक घटना है जो सामने आ गई, इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं होती होंगी। और ऐसे में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध भी कर रही है, बंद भी बुला रही है, तो उसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि इसके बाद उसका असर भी पड़े, सरकार इन चीजों को लेकर के सीरियस हो। नई नवेली सरकार भाजपा की वहां पर बनी है, तो न सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि महिला सुरक्षा पर वाकई में चर्चा हो, इसको लेकर के भी बातें होनी चाहिए। जी दिग्विजय, देखिए इस तरीके से जब कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल है वो जब सड़कों पे उतरे, प्रदर्शन करना उन्होंने शुरू किया, तो उनकी एक ही मांग थी कि उच्च शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जो छात्रा है वो लगातार आरोप भी लगा रही थी, उसने वो मानसिक तौर पर काफी परेशान भी हो गई थी। तो कांग्रेस समेत जितनी भी विपक्षी पार्टी, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे में अगर जो उच्च शिक्षा मंत्री है वो वक्त रहते ही कार्रवाई ना कर सके तो उसे उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है और तमाम जो सरकार है वहां पे उन्हें भी घेरने की कोशिश की है। इसको लेकर ये जो मुद्दा है वो काफी संवेदनशील बन रहा है दिग्विजय, क्योंकि प्रदर्शनकारी वहां पे मौजूद हैं और बंद का ऐलान किया गया था। 12 घंटे ये बंद का ऐलान है, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। और जो ये तस्वीरें भी सामने आई है उसको देखकर साफ तौर पर दिख रहा है कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है इस चीज को लेकर कि समय रहते ही कोई कार्रवाई नहीं की गई और अंत में जो अंजाम निकला, जो छात्रा है, सेकेंड ईयर की जो छात्रा है, उसने जो वक्त रहते ही उसको कोई भी जो मदद है नहीं मिल पाई और लास्ट में जो छात्रा है उसकी मौत हो गई। दिग्विजय, बिल्कुल, और सिस्टम की जो लापरवाही रही, जो हीला हवाली रही, उसका नतीजा ये कि एक छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी इस पूरी बातचीत के लिए। तो सवाल ये कि उड़ीसा में जिस तरह की कंडीशन रही है वो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। भले ही इसमें विरोध हो रहा हो, बंद का आह्वान किया जा रहा हो, लेकिन वो भी एक तरीके से ये बताता है कि सरकार इस पूरे मामले में कितनी निष्क्रिय रही है। और जो इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या वो इस्तीफा आएगा या फिर इसी तरीके से विरोध होगा, बंद बुलाया जाएगा, 2-4 नारे लगेंगे, झड़पें होंगी और उसके बाद मामला शांत हो जाएगा। उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, देश का कोई दूसरा राज्य हो, महिला सुरक्षा को लेकर के इसी तरीके की स्थितियां पूरे देश भर में देखने को मिली है। हाँ, इस पर राजनीति जरूर हर बार नए नए तरीके से, नए नए एंगल से तेज होती आई है। तो इन तमाम चीजों पर गहनता से ध्यान देने की जरूरत है। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।